हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना नेक्स्ट मॉक टेस्ट। ये है मॉक टेस्ट नंबर 2। इससे पहले मॉक टेस्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे और अपने मॉक टेस्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम देखेंगे इंग्लिश के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं, इनका जो लेवल होगा, क्वेश्चंस का लेवल, वो बिल्कुल आपके DSEU जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एग्ज़ाम के लेवल जितना ही होगा। यानी कि ना तो उससे ज़्यादा मुश्किल होगा, ना ही उससे ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, जिससे कि आपको एग्जैक्ट पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। तो उसी हिसाब से मैंने एग्ज़ाम जो आपके क्वेश्चन है उसका लेवल रखा है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का वीडियो जो कि होगा मॉक टेस्ट नंबर 2, और इसमें हम कंप्लीट करेंगे अपने इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन। और इसके अलावा एक चीज़ और जो कि मैं बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले, कि इस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। पिछले जो मॉक टेस्ट 1 था उसमें मैंने सिर्फ 15 ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। तो इस वाले जो वीडियो होगा इसमें आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने 5 क्वेश्चंस आपके इंक्लूड नहीं किए हैं, जो कि कॉम्प्रिहेंशन या जिसे आप पैसेज बोलते हैं। पैसेज के 5 क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किए हैं। बाकी जो 20 क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर बनाया है, उसी तरह के क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, और सिर्फ मैंने कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ दिया है। तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एग्ज़ाम वाली बिल्कुल वही फीलिंग आएगी इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं और मैं मॉक टेस्ट 2 का जो इंग्लिश का अपना पेपर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है, व्हेन मिसिस गोम्स कुक्स फॉर द फैमिली, लिटिल एमिली लैंड्स ए ग्लव हैंड विद द चॉपिंग। तो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है ना, ये ग्लव हैंड। ठीक है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ आपको वर्ड दिख जाएगा, ये बेसिकली एक फ्रेज है, ग्लव हैंड। तो ये इसमें एरर है, तो आपको बताना है कि इसमें जो एरर है, बेसिकली इस पूरे फ्रेज की जगह हमें इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सा फ्रेज यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, एक ग्लव हैंड की जगह कौन सा ऑप्शन का ये जो फ्रेज दिया हुआ है वो हमें यूज़ करना चाहिए इस ग्लव हैंड की जगह। तो देखिए, पहले हिंदी समझ लेते हैं इस सेंटेंस की, बेसिकली ये बोलना क्या चाह रहा है। इसमें बोला व्हेन मिसेस गोम्स कुक्स फॉर द फैमिली, यानी कि जब मिसेस गोम्स फैमिली के लिए खाना बनाती हैं, तो लिटिल एमिली लैंड्स ए ग्लव हैंड विद द चॉपिंग, यानी कि अपनी मदर की वो हेल्प करती हैं खाना बनाने में, जैसे हिंदी में हाथ बटाना बोलते हैं। तो ये सेंस आ रहा है इस सेंटेंस का। तो हाथ बटाने को यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, हेल्पिंग हैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हेल्पिंग हैंड, ना कि ग्लव हैंड। तो ग्लव हैंड को रिप्लेस करना होगा हेल्पिंग हैंड से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। सेंटेंस हो जाएगा व्हेन मिसेस गोम्स कुक फॉर द फैमिली, लिटिल एमिली लैंड्स ए हेल्पिंग हैंड विद द चॉपिंग। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। 2 ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपको बताना है दोनों ब्लैंक्स में क्या आएगा। द मैनेजर हैड द डैश टू आइडेंटिफाई द वर्कर हु कुड डैश अदर्स अगेंस्ट द मैनेजमेंट। तो देखिए, इस सेंटेंस को पढ़कर ये जो हिंदी में इसका अगर मीनिंग समझें तो द मैनेजर हैड द डैश टू आइडेंटिफाई द वर्कर, यानी कि मैनेजर के पास एक एक आप कह सकते हैं कि एक विशेषता है मैनेजर की, कि वो वर्कर के अंदर झांक सकता है, इंट्रोस्पेक्शन कर सकता है, यानी कि बेसिकली वर्कर के बारे में जान सकता है। हु कुड डैश अदर्स अगेंस्ट द मैनेजमेंट, जो कि दूसरों वर्कर को मैनेजमेंट के अगेंस्ट मतलब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो उस सेंस को देखते हुए यहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा, तो ये वर्कर के बारे में, क्योंकि मैनेजर जानता है उनके बिहेवियर के बारे में। तो इनसाइट का जो मतलब होता है ना, इनसाइट का मतलब होता है किसी के अंदर की बात जानना है, इनसाइट उसके भीतर देखना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इनसाइट पुट करता हूँ पहले ब्लैंक में, तो द मैनेजर हैड द इनसाइट टू आइडेंटिफाई द वर्कर।
हु कुड डैश अदर्स अगेंस्ट द मैनेजमेंट। और इनसाइट का मतलब क्या होता है? भड़काना। ठीक है, इनसाइट का मतलब होता है भड़काना। तो द मैनेजर हैड द इनसाइट, यानी कि एक ये विशेषता थी, एक कैरेक्टरिस्टिक थी मैनेजर की, कि मैनेजर हैड द इनसाइट टू आइडेंटिफाई द वर्कर, उन वर्कर को पहचानने की इनसाइट थी जो कि दूसरे वर्कर को भड़का सकते हैं मैनेजमेंट के अगेंस्ट। ठीक है, हु कुड इनसाइट अदर्स अगेंस्ट द मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्लैंक 1 में आपका इनसाइट आ जाएगा और ब्लैंक 2 में आपको देखने को मिलेगा इनसाइट, यानी कि ये वाला इनसाइट आएगा भड़काने वाला, और ये दूसरा वाला इनसाइट आपको पहले ब्लैंक में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है मोना वॉज अबाउट टू लीव डैश प्लेटफॉर्म व्हेन शी नोटिस्ड अ स्मॉल चाइल्ड फॉलोइंग हर। सो इसकी हिंदी समझे तो मोना वॉज अबाउट टू लीव, यानी कि मोना जस्ट जाने ही वाली थी कि उसने देखा कि एक छोटा बच्चा उसको फॉलो कर रहा है प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो हमें बताना है यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा। तो देखिए मोना वॉज अबाउट टू लीव वन प्लेटफॉर्म, तो वन प्लेटफॉर्म तो वैसे ही गलत लग रहा है। ठीक है, एक ये वन तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। देन एन यहाँ पर ऐसे नहीं आ सकता, क्योंकि एन हमने पढ़ाया आर्टिकल्स के अंदर कि एन लगता है जब कोई भी वर्ड से वर्ड के जो साउंड आता है वो वोवल का साउंड आता है। तो प्लेटफॉर्म में तो वोवल का साउंड आ नहीं रहा स्टार्टिंग में, तो एन भी यहाँ पर नहीं आएगा। बाकी अगर ए की बात करें, मोना वॉज अबाउट टू लीव ए प्लेटफॉर्म, तो इसका मतलब होगा कि मोना एक प्लेटफॉर्म को छोड़ने ही वाली थी कि उसने जब नोटिस किया कि कोई बच्चा उसको फॉलो कर रहा है। तो एक प्लेटफॉर्म उतना ज़्यादा इसमें फिट नहीं हो पा रहा है ना, एक प्लेटफॉर्म उतना ज़्यादा मतलब मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ए भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द, यानी कि मोना वॉज अबाउट टू लीव द प्लेटफॉर्म व्हेन शी नोटिस्ड अ स्मॉल चाइल्ड फॉलोइंग हर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? आंसर है द, यहाँ पर करेक्ट फिल इन द ब्लैंक होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला गया शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन व्हेन द डोर बेल, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में हमें बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका मतलब हुआ शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, यानी कि वह फ़ोन पर बात कर रही थी जब डोर बेल को किसी ने बजाया। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा सेंटेंस हमें दिख रहा है किसमें? ये सिंपल पास्ट में आपको ये पूरा सेंटेंस दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वॉज यूज़ किया गया है, तो सिंपल पास्ट में हम सभी को पता है कि जो वर्ब यूज़ होती है वो होती है V2। तो V2 वर्ब का यूज़ होगा, क्योंकि घंटी बजने को रिंग बोलते हैं। ठीक है, रिंग, तो रिंग की जो V2 फॉर्म होती है वो क्या होती है? रैंग। ठीक है, रैंग, यानी कि रिंग, रैंग एंड रंग। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रैंग, यानी कि शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन व्हेन द डोर बेल रैंग, यानी कि वह फोन पर बात कर रही थी जब डोर बेल बजी। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया दे वुड लाइक टू मेक ऑल द अरेंजमेंट्स डैश। तो यहाँ पर देखिए ये जैसे दे लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या? दे वुड लाइक टू मेक ऑल द अरेंजमेंट्स डैश, यानी कि वे सारे के सारे अरेंजमेंट खुद करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसका ये हिंदी मीनिंग हुआ। तो दे का यूज़ यहाँ पर हो रहा है सब्जेक्ट के लिए, तो इसका अगर मैं प्रोनाउन बोलूँ, ठीक है, जैसे अगर ये अपना दे के लिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कि आर का होता है आर सेल्फ, इट का होता है इट सेल्फ, और सिमिलरली योर का होता है योर सेल्फ, और दे का होगा क्या? देम सेल्फ। तो दे वुड लाइक टू मेक ऑल द अरेंजमेंट्स देम सेल्फ। ठीक है, तो ये प्रोनाउन बेसिकली है किसके लिए? दे के लिए। ठीक है, तो दे के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर? देम सेल्व्स। ठीक है, अगर यहाँ दे की जगह मान लेते हैं इट होता तो इट सेल्फ आता, वी होता तो आर सेल्फ आता। ठीक है, वी के लिए आर सेल्फ लगा देते हैं, आर बोल लो या वी बोल लो, है ना। वी के लिए, आर के लिए आर सेल्फ, और यू के लिए योर सेल्फ। द अक्यूज्ड स्ट्रांगली रिजेक्टेड हिज प्रेजेंस एट द साइट ऑफ द मर्डर। तो ये जो बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है, इसको हमें बताना है कि इसकी जगह हम इनमें से कौन सा
ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एक तरह का फ्रेज़ है, तो इसकी जगह पर हम कौन सा फ्रेज़ इनमें से यूज़ करें जिससे कि जो इसका मीनिंग है वो एप्रोप्रिएटली आए, करेक्ट वे में आए। सो द अक्यूज्ड स्ट्रांगली रिजेक्टेड हिज प्रेजेंस एट द साइट ऑफ मर्डर, यानी कि जो आरोपी था उसने सख्त रूप से मना किया कि वह कत्ल के या जो हत्या की थी उस समय उस जगह पर मौजूद नहीं था। तो स्ट्रांगली रिजेक्टेड की जगह जो करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है हमें वो है स्ट्रांगली डिनाई। बेसिकली स्ट्रांगली डिनाई, डिनाई का मतलब ही क्या होता है, मना करना, है ना, मना करना। रिजेक्ट का मतलब दूसरे सेंस में आ जाता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात की जा रही है उसको रिजेक्ट करना, लेकिन क्योंकि ये अपनी प्रेजेंस के बारे में बता रहा है एक्यूज्ड, तो उसके लिए डिनाइड ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। इसलिए द अक्यूज्ड स्ट्रांगली डिनाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें हमें ये सेंटेंस को रीअरेंज करना है। ठीक है, तो देखते हैं रीअरेंज किस तरह से किया जाता है। ठीक, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में कई लोगों की डाउट होते हैं कि वो अरेंज नहीं कर पाते। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है उसमें लिखा है बट, तो बट से क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ये तो अपना स्टार्टिंग का सेंटेंस होगा नहीं। ठीक है, और अगर ऑप्शन को भी देखकर अगर मैं बताऊं तो देखिए ऑप्शन को अगर मैं देखकर चेक करूं तो यहाँ बी या डी से स्टार्ट हो रहा है, तो ए से तो स्टार्ट नहीं होगा, सी से भी स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, या तो बी से स्टार्ट है या फिर डी से, तो पहले बी और डी को ही देख लेते हैं। तो बी में बोला गया है ए ग्रुप ऑफ टीचर्स कंडक्टेड ए स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर लर्निंग प्रॉब्लम्स, तो ये ठीक लग रहा है। डी देखते हैं एक बारी, ए क्यूरियस फैक्ट केम आउट ऑफ दिस स्टडी, तो देखिए किसी स्टडी के बारे में बात की जा रही है जिससे एक इम्पोर्टेंट और क्यूरियस फैक्ट निकल कर आया है, यानी कि स्टडी के बारे में बात की जा रही है, यानी कि ये स्टडी के बाद का सेंटेंस होगा। ये जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये स्टडी के बाद वाला होगा, यानी कि अपना जो ये ऑप्शन नंबर क्या था, हाँ ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो हम वैसे ही काट सकते हैं क्योंकि डी से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लिखा है ए क्यूरियस फैक्ट केम आउट ऑफ दिस स्टडी, तो स्टडी वाला कोई सेंटेंस देखते हैं जो कि इससे पहले आएगा। ठीक, तो अगर मैं देखूं तो बी से ही स्टार्ट होगा, तो बी तो अपना फिक्स हो चुका है, यानी कि अपना जो पहला सेंटेंस होगा वो होगा बी। तो बी या तो ए में आ रहा है या फिर डी में आ रहा है, तो बी के बाद दोनों में डी दे रखा है, इसमें भी डी इसमें भी डी, तो डी भी हमें देखने की ज़रूरत नहीं, यानी कि पहले बी आएगा, बी के बाद डी ऑप्शन आएगा। तो वही मैं बोल रहा था, देखिए एक ग्रुप ऑफ टीचर्स कंडक्टेड स्टडी ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर लर्निंग प्रॉब्लम्स, तो कंडक्टेड ए स्टडी, ठीक है, स्टडी कंडक्ट की और इस स्टडी से एक क्यूरियस फैक्ट केम आउट ऑफ दिस स्टडी, तो बी डी, देन उसके बाद देखते हैं ए आएगा या फिर सी आएगा। तो इस स्टडी से एक क्यूरियस फैक्ट सामने आया, और वो क्यूरियस फैक्ट क्या था, द टीचर्स डिस्कवर्ड दैट, तो टीचरों ने पाया that students who did poorly in subjects such as mathematics could still do well in other subject, यानी कि टीचर ने ये पाया स्टडी में कि जो बच्चे मैथ्स में वीक थे वो दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाए, बट लेकिन, तो ये बट जो है ये इसके रेफरेंस में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, बट द स्टूडेंट्स हु डिड पुअरली इन रीडिंग, यानी कि जो रीडिंग में पुअर हैं, अच्छे नहीं हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, डिड पुअरली इन ऑलमोस्ट ऑल अदर कोर्सेज। ठीक है, तो अपने को क्या पता चल गया, पहले बी डी था, देन बी डी के बाद अपना क्या आया, सी आया, और सी के बाद फाइनली ए आ गया। तो ये करेक्ट अपना क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट, यानी कि बी डी सी ए, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही आंसर है बी डी सी ए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है आर यू डैश टू टेक सच ए ह्यूज रिस्क, तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ ये ईडियम फ्रेज जैसा जो फ्रेजेस होते हैं उसका यूज़ करके हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए आउट ऑफ टच का मतलब होता है बेसिकली अपनी जो एक्चुअल में अपनी क्षमता है, कैपेबिलिटीज़ है, उस कैपेबिलिटी के अनुसार कार्य नहीं करना, या जिसे आप जनरली कह देते हैं आउट ऑफ द फॉर्म। ठीक है, फॉर्म में ना होना, आउट ऑफ टच तो वो हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पर ह्यूज रिस्क लेने की बात की जा रही है, ठीक है, आर यू डैश टू टेक सच अ ह्यूज रिस्क, यानी कि किसी ने कोई गलत स्टेप ले लिया है, एकदम बिल्कुल बहकावे में आकर और ठीक से ना सोच समझ कर स्टेप लिया गया है, तो यानी कि ठीक से जब नहीं सोचा गया समझा गया और उसके बाद कुछ किया गया है, तो उसको हम यूज़ करते हैं आउट ऑफ योर माइंड।
ठीक है। तो ये फ्रेज होता है जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है विदाउट एनी थिंकिंग, ठीक है, आउट ऑफ योर माइंड, यानी कि बिल्कुल केयरलेसली, है ना, रैकलेसली, बिल्कुल बेपरवाह होकर कोई डिसीजन लेना, आउट ऑफ योर माइंड। सो आर यू आउट ऑफ योर माइंड, यानी कि तुम दिमागी हालत से तो ठीक हो, मतलब जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि अगर कोई ठीक से डिसीजन नहीं ले रहा है तो मतलब उसकी दिमागी हालत पर हम बोलने लगते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आर यू आउट ऑफ योर माइंड टू टेक सच ह्यूज रिस्क, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आउट ऑफ योर माइंड यहाँ पर करेक्ट फिलर होगा, ठीक है। सो आर यू आउट ऑफ योर माइंड टू टेक सच अ ह्यूज रिस्क, क्या तुम अपने दिमागी हालत से ठीक हो क्योंकि तुम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, ठीक है, उस सेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन इसमें पूछा गया करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, तो करेक्टली बहुत ही आसान है भाई, ये तो कोई भी बता देगा ना। करेक्टली स्पेल्ड में सबसे आसान तरीका क्या होता है करने का कि सारे वर्ड्स पढ़ लो आप, और सारे वर्ड्स पढ़कर जो भी ठीक वर्ड होगा ना आपको अपने आप ही उसका हिंट मिलने लगेगा ना। बेशक से आपको स्पेलिंग याद ना हो, लेकिन जब आप गलत वर्ड पढ़ते हो ना तो वो अलग ही पता चल जाता है, ये तो गलत लिखा है। जैसे ये लिखा है पर्टिकुलर, तो इसमें ई तो नहीं आता ना आखिर में, तो ये तो गलत है। ना ही स्टार्टिंग में ई आता, पी आर पर्टिकुलर, स्टार्टिंग में अगेन ई दे दिया तो ये भी नहीं है। तो दोनों तरफ क्या आता है इसमें, ए आपको देखने को मिलता है, पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 10th, अगेन फिलर से क्वेश्चन है, डोंट डैश बाय मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द वेडिंग बिफोर प्रपोजिंग टू द गर्ल। तो यहाँ पर भी देखिए इसका मतलब अगर समझे तो डोंट डैश बाय मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द वेडिंग बिफोर प्रपोजिंग टू द गर्ल, यानी कि लड़की को बिना बताए आप शादी की तैयारी मत कीजिए, है ना। डोंट डैश बाय मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द वेडिंग बिफोर अपोजिंग टू द गर्ल, यानी कि एक गलत डिसीजन के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर कि किसी काम को सही से करने का तरीका क्या होना चाहिए, है ना। तो आप बेसिकली किसी काम को उनके सीक्वेंस वाइज में किस तरह से किया जाए उस बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर, तो यहाँ पर तो इसका कोई लेना देना लग ही नहीं रहा इससे। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अगेन ये भी वेडिंग और अरेंजमेंट से कुछ लेना देना इसका लग नहीं रहा है। बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, तो ये तो आपका हिंदी में कहावत होती है ना कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करना, तो ये तो उसका मतलब हो गया, तो ये भी यहाँ पर फिक्स नहीं हो रहा। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी कि जो घोड़ा गाड़ी होती है तो उसमें पहले घोड़ा होता है उसके बाद पीछे गाड़ी लगाई जाती है, लेकिन अगर कोई पहले गाड़ी लगा दे उसके बाद घोड़ा लगाए तो वो क्या होगा, एक गलत तरीका होगा ना, एक बेसिकली सीक्वेंस वाइज ठीक से कार्य नहीं किया गया है। तो उसी सेंस में यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्या, डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये मुहावरा एक तरह का, ठीक है। डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स यानी कि काम को ठीक तरह से करो, कार्ट को पहले, बेसिकली इसका यही सेंस आ रहा है कि जो काम है उसको जो पहले ज़रूरी है वो किया जाए, देन उसके बाद दूसरा काम किया जाए। तो डोंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाय मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द वेडिंग बिफोर प्रपोजिंग टू द गर्ल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 11th में हमें बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो ये पी यहाँ पर साइलेंट होता है, पहले तो मैं यही बता दूं, ठीक है। तो सूडोनिम, सूडोनिम, स्यूडोनिम या फिर स्यूडोनिम, इसमें से जो करेक्ट आपका स्पेल्ड वर्ड है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्यूडोनिम, ठीक है। तो स्यूडो, अगर आपने क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने वहाँ पर पढ़ा होगा स्यूडो रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो स्यूडो बेसिकली बोलते हैं किसी भी नकली चीज़ को, जाली और जो भी रियल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, उसको बोला जाता है स्यूडो, ठीक है। तो इसमें जो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो यही होती है, स्यूडोनिम की पी, देन आपका SUDONYM, ठीक है, स्यूडोनिम, ये करेक्ट इसकी स्पेलिंग है। देन एरर के क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, शी डिड नॉट गिव माई बुक बैक येस्टरडे। तो मैंने आपको एरर वाले पार्ट्स में बता रखा है इंग्लिश की वीडियो में कि डिड के साथ हम कभी भी हमेशा V1 का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो एरर दिया जाता है वो यही एरर दिया जाता है कि डिड के साथ वो V2 या V3 का यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिड है और डिड के साथ इन्होंने V2 का यूज़ कर लिया, तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर गलती है, शी डिड नॉट गिव नहीं होगा बल्कि क्या होगा, शी डिड नॉट गिव,
ठीक है, तो ये वाला क्या है, इस पार्ट में एरर है। देन क्वेश्चन नंबर 13 में जोसेफ अलोंग विद हिज कजिन्स आर कमिंग फॉर द ग्रुप स्टडी। तो जोसेफ अलोंग विद हिज कजिन्स, तो ये भी मैंने सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट में इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन कराया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इन रूल्स के ऊपर मैंने वीडियोस अच्छे से बना रखी है, ठीक। तो जोसेफ अलोंग विद हिज कजिन्स, तो जब कभी भी अलोंग विद लगा दिया जाता है तो उसके बाद जो वर्ब हम यूज़ करते हैं ना, जैसे यहाँ पर कौन सी वर्ब यूज़ की है, आर। तो आर बेसिकली ये जो वर्ब यहाँ पर यूज़ होती है वो फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए यूज़ होती है। तो जोसेफ क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आप कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर ही आएगी। तो आर को रिप्लेस करना होगा हमें इज से, ठीक है। तो एरर कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर 2 में। सो ये करेक्ट सेंटेंस होगा, जोसेफ अलोंग विद हिज कजिन्स इज कमिंग टू द इज कमिंग फॉर द ग्रुप स्टडी, ठीक है। तो आर को रिप्लेस करना है इज से। क्वेश्चन नंबर 14 में अगेन एरर फाइंड करना है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो यहाँ पर तो कोई एरर दिख नहीं रहा है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक ही लग रहा है। एंड वायरसेस एंड सम टाइप्स आर मोर ईजियर किल्ड बाय अल्कोहल। देखो यहीं पर ही हमें एरर पकड़ में आ गया। क्या आपने एडजेक्टिव में ये पढ़ रखा होगा कि कभी भी हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ में, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में मोर का यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर आपको ईजियर दिख रही है कंपैरेटिव डिग्री, और ईजियर के साथ में कभी भी हम मोर का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो डिग्रीज हम कंपैरेटिव नहीं बना पाते तो उनके साथ मोर का यूज़ किया जाता है, लेकिन ईजी की हम आसानी से कंपैरेटिव डिग्री ईजियर बना सकते हैं, तो उसके साथ मोर का यूज़ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में यहाँ पर गलती है, सो आपका ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है 4 पीपल किल्ड एंड 1 वाज इंजर्ड एट दी बैटल। तो देखिए सेंटेंस पढ़ते ही अगर आपको पैसिव एक्टिव वॉइस अच्छे से याद है, पता है, रूल्स पता है, तो सेंटेंस देखकर ही आप बता सकते हो यहाँ पर क्या गलती है। देखिए जो आपका सेंटेंस है वो चल रहा है हमारा पास्ट फॉर्म में, ठीक है। किल्ड यहाँ पर दिख गया, तो पास्ट फॉर्म में सेंटेंस चल रहा है, वॉज दिख गया, ठीक है। और हमें पता है पैसिव जो आपके वॉइस होते हैं, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस में जो पैसिव होते हैं उसमें बेसिकली वर्ब के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर वही बोला गया कि 4 पीपल किल्ड, यानी कि 4 लोग मारे गए, एंड 1 वाज इंजर्ड एट द बैटल, तो 4 लोगों को मारा गया, ठीक है। तो मारा गया तो किसी के द्वारा मारा गया होगा, तो ये कहीं ना कहीं हमें ये हिंट दे रहा है कि ये वर्ब के ऊपर जोर दे रहा है, ठीक है। तो वर्ब क्या है, किल्ड। तो जहाँ कहीं भी आपको ऐसा सेंटेंस मिल जाए जहाँ पर वर्ब के ऊपर एम्फेसाइज किया जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका पैसिव वॉइस बन जाता है। तो 4 पीपल किल्ड ना होकर ये क्या हो जाएगा, 4 पीपल, ठीक है, 4 पीपल वर किल्ड, ठीक है। वर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर 4 लोगों की बात हुई है। अगर सिंगुलर अपना सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर वाज आ जाता, ठीक है। सो 4 पीपल वर किल्ड एंड 1 वाज इंजर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, इसमें एरर देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड एनिमेट। तो एनिमेट का क्या मतलब है, तो ये तो बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, आपने एनिमेशन के बारे में सुना होगा। एनिमेशन क्या होता है, किसी भी नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग बना देना, है ना। नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग बना देना, यानी कि जिसमें जान नहीं है, जो कि चल फिर नहीं सकती, उसको चलता हुआ या ऐसे करके दिखला दें। जैसे आपने GIF देखे होंगे, है ना, फ़ोन के अंदर जो आपने अलग अलग सोशल मीडिया ऐप पर आपको देखने को मिलते हैं GIF, उसमें क्या होता है कि वो नॉन लिविंग चीज़ों को मूवमेंट के थ्रू दिखाते हैं, तो उसी को बोलते हैं एनिमेशन। तो बेसिकली क्या किया जाता है एनिमेशन में कि एनर्जी दे दी जाती है, नॉन लिविंग चीज़ को एनर्जाइज कर दिया जाता है, ऊर्जा दे दी जाती है। तो एनिमेट का यहाँ पर अगर सिनोनिम देखना है तो क्या हो जाएगा, सिनोनिम एनिमेट का एनर्जाइज। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 17 ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जहाँ रखे जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, लाइब्रेरी तो होगा नहीं, ठीक है, लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी में तो बुक्स रखी जाती हैं। पार्लियामेंट तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर तो लॉज बनाए जाते हैं। म्यूजियम, देखिए म्यूजियम जो होता है वहाँ पर
पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड ही हो, कुछ भी हो सकता है, एंटीक पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, तो म्यूज़ियम भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आर्काइव, ठीक है। अच्छा, आर्काइव अगर आप सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं, जैसे अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपने स्टोरी जो आप लगाते हो, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो स्टोरी आप लगाते हैं कुछ दिनों के बाद वो आर्काइव सेक्शन में चली जाती है, यानी कि जो बहुत पुरानी स्टोरीज़ हो जाती हैं, तो आर्काइव सेक्शन में जाकर आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बेसिकली उसी सेंस में यूज़ किया गया है कि गवर्नमेंट के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे जहाँ पर रखे जाते हैं उसको बोलते हैं आर्काइव। इसी तरह से एक और वर्ड होता है, वो होता है आर्सेनल, ठीक है, आर्सेनल। आर्सेनल क्या होता है? आर्सेनल एक ऐसी जगह जहाँ पर सारे वेपन्स रखे जाते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं शस्त्रागार, जहाँ पर शस्त्र रखे जाते हैं, सारे वेपन्स रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं आर्सेनल। देन क्वेश्चन नंबर 18 है, टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। तो इसका सिंपल सा मतलब है बिल्कुल बेपरवाह होकर बिहेव करना, ठीक है, या फिर कोई भी पैसे हैं उसको बेपरवाही से खर्च करना, कुछ भी सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली बिल्कुल भी चिंता ना होना, एकदम बेपरवाह हो जाना, उस सेंस में यूज़ किया जाता है टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी में टू बिहेव रेकलेसली, ठीक है। तो बिल्कुल बेपरवाह होकर, कोई चिंता ही नहीं है, उस तरह से बिहेव करना। या कई जगह इसका मीनिंग आपको ये भी मिलेगा टू वेस्ट मनी, है ना, पैसे बर्बाद करना। तो कुछ भी आपको मिल सकता है, जो भी ऑप्शन में हो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 19 है, टू बीट अ रिट्रीट। तो टू बीट अ रिट्रीट का क्या मतलब है? देखिए, आपने ये बीट अ रिट्रीट अगर जो 26 जनवरी की परेड होती है तो उसमें बीट अ रिट्रीट भी होता है, जब जो पूरी की पूरी जो अपने टैब्ल्यू होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो सब वापस जाते हैं घूमते हुए, तो उसको भी रिट्रीट, बीट अ रिट्रीट से जाना जाता है। तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है टू रन अवे क्विकली, ठीक है, जल्दी से जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, बेसिकली भागना। तो उसी सेंस में इसका यूज़ किया जाता है टू बीट अ रिट्रीट, यानी कि टू रन अवे क्विकली। तो आप याद कैसे रख सकते हैं? तो याद ऐसे रख सकते हैं भाई, जैसे ये रिट्रीट है तो ट्रीट से आप याद रख सकते हैं, ट्रीट या फिर पार्टी। किसी भी इंसान से जब ट्रीट या पार्टी मांगते हैं तो वो क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है ना, जिससे कि उसको वो पार्टी या रिट्रीट या ट्रीट ना देनी पड़े। तो उस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, टू रन अवे क्विकली। देन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपको बताना है कौन सा करेक्टली वर्ड है। तो पिनाकल में हमेशा आप याद रख लिए डबल एन आता है, डबल एल नहीं आता, ठीक है। तो पिनाकल में क्या मिलेगा? डबल एन मिलेगा, लेकिन डबल एल नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है जहाँ डबल एन है लेकिन डबल एल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, पिनाकल, ठीक है। तो पिनाकल क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि इसकी स्पेलिंग करेक्ट ये है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पिनाकल का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, पिनाकल का मीनिंग आपको बताना है, ठीक है। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये था अपना मॉक टेस्ट नंबर 2, और इसी तरह से हम, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, मॉक टेस्ट 3, मॉक टेस्ट 4, इस तरह से मॉक टेस्ट आपके चलते रहेंगे, जिसमें हम चारों सेक्शंस को कवर करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।